Regards students, now we are going to continue with a chapter number 12 that is sound. उसका सेकेंड पार्ट देखेंगे. यहाँ पे कुछ सम्स देती है. स्पीड ऑफ द साउंड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस विच ए पॉइंट ऑन अ वेव सच एज ए कंप्रेशन होता है और रिफ्रैक्शन ट्रैवल्स पर यूनिट टाइम. सो वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. दैट इज वी विल राइट दैट इज इक्वल टू लैम्बडा बाय टी. तो लैम्बडा जो है वो होता है वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव and it is a distance traveled by the sound wave in one time period t of the wave. thus तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय v. तो वी विल राइट 1/t इज इक्वल टू v. तो v इज इक्वल टू लैम्बडा v. तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी. सो द स्पीड ऑफ द साउंड रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम फॉर ऑल द फ्रीक्वेंसी इन गिवन मीडियम अंडर द सेम फिजिकल कंडीशन. नाउ ए साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज़ है. मुझे उसकी वेवलेंथ जो दी है गई है 35 सेंटीमीटर. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल ए 1.5 किलोमीटर. तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, v इज इक्वल टू 2 किलोहर्ट्ज़. तो 22,000 हर्ट्ज़ हो जाएगा. के है, के को मतलब 1000, तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 हर्ट्ज़ हो जाएगा. वेवलेंथ आ जाती है 35 सेंटीमीटर. नाउ एसआई यूनिट जो है बेटा वो होता है मीटर. तो दैट विल बी ए 0.35 मीटर. तो स्पीड क्या हो जाएगी, वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी. तो v इज इक्वल टू लैम्बडा बाय v. तो 0.35 मल्टीप्लाई बाय 2000 करेंगे. नीचे से 2 पॉइंट हटा दीजिए अब. तो 35/100 कर दीजिए, 2 0 यहाँ पे कट हो जाएगा. 35 2 700 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. तो टाइम टेकन बाय द वेव टू ट्रैवल ए डिस्टेंस d 1.5 किलोमीटर उसको ट्रैवल करना है. तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाय v. तो 1.5 किलोमीटर का मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे. अब किलोमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई विथ 1000 करना पड़ेगा, या डिवाइडेड बाय 700 कर दीजिए. 2 0 कैंसिल हो जाएंगे. तो 15/7 सेकेंड लगेगा. अब ये जो आंसर यहाँ पे छोड़ दोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप सेकेंड का कुछ और कन्वर्जन करना चाहते हो तो आपको दिमाग में एक याद रखना है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. ये अगर आप याद रखिए, अगर इसका कैंसलेशन करते हो तो ये आ जाएगा आपका आंसर इज 7 2 14 और फिर एक बचेगा तो 2.1 सेकेंड आप इसको लिख सकते हो. तो साउंड विल टेक 2.1 सेकेंड टू ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर. नाउ द अमाउंट ऑफ दिस साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड through a unit area is called as the intensity of the sound. So we sometimes use the terms loudness है या intensity है. तो interchangeably but they are not the same. तो loudness is a measure of a response of the ear to the sound. तो ईयर भी तो रिस्पॉन्ड करेगा. कहीं को ऊंचे पिच ऑफ दी साउंड भी सुनाई नहीं देते. हम कई बार जो थोड़े प्रॉब्लम्स हो तो कई बार ये टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं कि आवाज़ क्लियर नहीं आती. इवन व्हेन 2 साउंड्स आर ऑफ ए इक्वल इंटेंसिटी के है, दोनों सेम है, तो वी हेयर वन एज एन लाउडर देन द अदर सिंपली बिकॉज ऑफ आवर डिटेक्ट्स इट बेटर. तो हमारे ईयर की भी एक कैपेबिलिटी होती है और उसी के हिसाब से वो साउंड को सेम इंटेंसिटी होते हुए भी एक ही साउंड को डिटेक्ट कर पाता है. नाउ स्पीड ऑफ द साउंड इन अ डिफरेंट मीडिया क्या होता है. तो साउंड प्रोपोगेट थ्रू ए मीडियम एट अ फाइनाइट स्पीड. The sound of the thunder is heard a little later than the flash of light as seen. तो जब बादल और बिजली गरजते हैं और आकाश में लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग हमें पहले नज़र आती है, साउंड बाद में नज़र आता है. ये हमें प्रूव करके देता है कि जो स्पीड ऑफ द लाइट है दैट विल बी ए फास्टर कंपेयर टू द साउंड. सो वी कैन मेक आउट दैट द साउंड ट्रैवल विथ ए स्पीड विच इज़ मच लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट. तो लाइट से उसकी स्पीड कम है. तो स्पीड ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट ट्रैवल. कौन से मीडियम में से ट्रैवल कर रहा है उसके पे डिपेंड करता है. तो वी लर्न अबाउट दिस डिपेंडेंस इन ए हायर क्लास. तो स्पीड ऑफ द साउंड इन ए मीडियम डिपेंड्स ऑन, एक टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ये भी मायने रखता है. तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा तो मीडियम की डेंसिटी कम होती जाती है. तो स्पीड ऑफ द साउंड डिक्रीज व्हेन वी गो फ्रॉम ए सॉलिड टू ए गैसियस स्टेट in any medium. As we increase the temperature, the speed of the sound increase. For example, speed of the sound in air is 331
मीटर पर सेकेंड होती है एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 344 मीटर पर सेकेंड अगर मैं 22 डिग्री सेल्सियस में प्रयोग करता हूँ तो सेम साउंड है, लेकिन दोनों की स्पीड में बदलाव आ जाता है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इन अ वेरियस मीडिया आर लिस्टेड इन ओवर हियर। तो यहाँ पे मेटल्स भी ले ले तो मेटल्स के अंदर जो स्पीड ऑफ द ट्रैवलिंग है तो सबसे ज़्यादा स्पीड आपको जो नज़र आएगी एल्यूमिनियम 6420, देन निकल इज 6040, स्टील इज़ अ 5960 मीटर पर सेकेंड है, आयरन है दैट इज़ अ 5950, ब्रास 4700 के आसपास है। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ये इसमें से जो लिक्विड होता है उसके अंदर 4 अलग अलग टाइप दिए हैं। एक वाटर दिया है सी वाटर, ये हार्ड होता है तो इसके अंदर स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी बेटा 1531। वाइल इन वाटर डिस्टिल वाटर की बात करें तो ये 1498 हो जाता है। इथेनॉल ले लेते हैं तो इसकी जो स्पीड ऑफ द साउंड है दैट इज़ 1207। मिथेनॉल बन जाता है 1103। गैसेस के अंदर अगर सबसे लाइटर गैस होता है तो स्पीड ज़्यादा होगी, जैसे जैसे उसकी एटॉमिक मास बढ़ेगी उसके हिसाब से उसकी स्पीड के अंदर कम आएगा। हाइड्रोजन है 1284, हीलियम 965, एयर दैट इज़ 346, ऑक्सीजन के अंदर 316 और जो SO2 टाइप की गैस होते हैं वहाँ पे स्पीड ऑफ द साउंड 25 डिग्री सेल्सियस पे 213 होते हैं। उसके बाद आता है सोनिक बूम। व्हेन द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एक्सीड्स द स्पीड ऑफ द साउंड इट इज़ सेड टू बी ट्रैवलिंग इन ए सुपरसोनिक स्पीड। से बुलेट है, जेट एयरक्राफ्ट है, तो इनके साउंड इतने ज़बरदस्त होते हैं तो उसको सुपरसोनिक स्पीड बोलते हैं। व्हेन द साउंड प्रोड्यूसिंग ए सोर्स मूव्स विथ ए स्पीड हायर देन दैट ऑफ द साउंड इट प्रोड्यूसेस शॉक वेव्स इन एयर। हवा में धड़कन पैदा करते हैं। ये जो शॉक जो होते हैं इसके अंदर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ द एनर्जी होती है। एयर प्रेशर का बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन होता है। तो दिस टाइप ऑफ द शॉक वेव्स प्रोड्यूस ए वेरी शार्प एंड लाउड साउंड, उसको सोनिक बूम बोला जाता है। तो ये आप स्टार कर दीजिए, बहुत ही काम का क्वेश्चन है। शॉक वेव्स प्रोड्यूस बाय ए सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट हैव इनफ एनर्जी टू ए शैटर विंडो ग्लास एंड इवन डैमेज द बिल्डिंग। पूरी बिल्डिंग को तोड़ सकने की टेंडेंसी रखते हैं। अब ये रिफ्लेक्शन कैसे होता है उसके बारे में देखें तो साउंड बूम बाउंसिस ऑफ ए सॉलिड, टकरा के सॉलिड मीडियम से लिक्विड मीडियम से ये वापस आते हैं। लाइक ए रबर बॉल बाउंसिस ऑफ ए वॉल, तो लाइक ए लाइट साउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द surface of a solid or a liquid and follows the same law of reflection. As you have studied in a earlier class, the direction in which sound is incident and reflected makes a equal angle with the normal to the reflecting surface to the point of the incidence, and there are in the same plane, तो वहाँ पे एंगल ऑफ ऑब्स्टेकल ऑफ ए लार्ज साइज विच मे बी ए पॉलिश्ड और ए रफ इज नीडेड फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव्स। तो इसी के बेस पे एक ये एग्जांपल बनाया गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि क्लॉक लगा है, इसके एक नॉर्मल को ड्रॉ किया और यहाँ पे मैं मेरा ईयर रखता हूँ तो ये साउंड वेव यहाँ से प्रोपोगेट करके सीधे ट्रैवल करेंगे, टकराएंगे और उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमें पूरे का पूरा साउंड क्लियरली सुनाई देता है। नाउ व्हाट इज इको? इको क्या होता है? यानी वही आवाज़ गूंज के वापस सुनाई देना। इफ़ वी शाउट और ए क्लैप नियर ए सुटेबल रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट सच ए टॉल बिल्डिंग और ए माउंटेन, यानी पहाड़ियों में जब हम चिल्लाते हैं तो वही आवाज़ हमें वापस से सुनाई देती है। द सेंसेशन ऑफ द साउंड परसिस्ट इन अवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड तक ये रहता है। तो हियर ए डिस्टिंक्ट इको, द टाइम इंटरवल बिटवीन ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच का जो गैप होता है दैट इज़ 1.1 सेकेंड होना चाहिए। अगर स्पीड ऑफ द साउंड को मैं ले लेता हूँ जो आगे कैलकुलेट किया बताया गया था आपको, उसके हिसाब से 344 मीटर पर सेकेंड अगर 22 डिग्री सेल्सियस में है तो साउंड मस्ट गो बैक टू द ऑब्स्टेकल एंड रीच बैक द ईयर ऑफ द लिसनर ऑन द रिफ्लेक्शन आफ्टर 0.1 सेकेंड। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड from the point of the generation to the reflecting surface and back should be at least 344 multiplied by 0.1 होना चाहिए, यानी 34.4 मीटर।
तो हियरिंग डिस्टेंस इसका आधा होगा कि वहाँ पे से टकरा के उसको वापस आना है। तो अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट से या वॉल से 17.2 मीटर की दूरी पे है, देन चेंज विद द टेम्परेचर ऑफ एयर, आपको ये इको सुनाई देगा। कैलकुलेशन कैसे किया बेटा? बहुत ही सिंपल है। 344 ईयर पे इफेक्ट रहती है, 0.1 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 34.4 मीटर पे ये हियरिंग डिस्टेंस का इको बताता है। इसका हाफ कर देंगे तो 17.2 आ जाता है। इको में बी हर्ड मोर देन वंस ड्यू टू ए सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। तो रोलिंग ऑफ ए थंडर इज ड्यू टू द सक्सेसिव रिफ्लेक्शन of the sound from a number of the reflecting surface such as clouds and lands. इसके बाद आता है एक important topic that is called as reverberation. Sound created by a big hall persists of a repeated reflection from the wall until it is reduced to a value where it is no longer audible. The repeated reflection that result in the persistence of the sound is called as a reverberation. तो इन ऑडिटोरियम और बिग हॉल के अंदर अगर ये टाइप का रिवर्बरेशन होगा तो जो आवाज़ है वो हमें क्लियरली सुनाई नहीं देगी, हाईली अनडिज़ायरेबल साउंड हो जाएगा। तो ये रिवर्बरेशन जो है तो ये यहाँ पे काम का नहीं है। तो मुझे ये रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आई हैव टू अप्लाई ए एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट के लिए मैं फाइबर बोर्ड लगा सकता हूँ, रफ प्लास्टर कर दूँ, या तो उसको ड्रेपरीज लगा दूँ तो भी ये काम करेगा। सीट मटेरियल है वो सॉफ्टन बना दूँ तो उसकी वजह से आप जो भी थिएटर के अंदर देखते हो तो वहाँ पे आपको स्टेप वाले स्टेयरकेस होते हैं कि जिसकी वजह से वो साउंड को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखते हैं, और उनकी वॉल होगी वो भी रफ सरफेस की होती है। नाउ पर्सन क्लैप करता है अपनी हेड से, 12.2 नंबर का सब हम देख रहे हैं। इसका इको सुनाई देता है 2 सेकेंड के बाद। तो उसका डिस्टेंस कितना होगा ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन इन द स्पीड ऑफ द साउंड? अगर ले लेते हैं 346 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड ऑफ द साउंड अगर 346 है तो टाइम कितना दिया है? 2 सेकेंड, यानी वो कितना ट्रैवल करके आया? तो डबल। तो 2 सेकेंड के साथ अगर कर देते हैं तो 346 मल्टीप्लाई बाय 2 सेकेंड, तो 6 दूनी 12 और 34 टू जा that is a 68 plus 1 that is a 692 meter. So in 2 seconds a sound has a travel twice the distance between the cliff and a person. Hence the distance between a cliff and the person is equal to 692 by 2, क्योंकि वो 2 सेकेंड में तो वापस आया हुआ है बेटा। तो डिस्टेंस कितना होगा? 346 मीटर। तो ये बहुत ही एक सिंपल टाइप का सम दे दिया है जहाँ पे आपको जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई करना है कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद हाफ यानी 2 सेकेंड है तो डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो उसी के पे से आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ यूज़ ऑफ द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड क्या होता है? मेगाफोन होता है, लाउड स्पीकर होते हैं, हॉर्न्स होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ट्रम्पेट जो आते हैं, शहनाई बत्ती है। तो डिज़ाइन टू सेंड ए साउंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो आगे एक बड़ा सा पार्ट क्रिएट किया जाता है जहाँ से साउंड एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट करे। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हो कि आगे का जो एरिया है वो बड़ा किया जाता है, तो लार्ज एरिया में हॉर्न में और मेगाफोन में आप आवाज़ अच्छी तरह से सुन पाते हो। ऐसे ही एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया गया था दैट इज़ कॉल्ड एन स्टेथोस्कोप। ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है यूज टू लिसन द साउंड प्रोड्यूस विद इन द बॉडी, मेनली इन द हार्ट और ए लंग्स। तो स्टेथोस्कोप जब डॉक्टर लगाते हैं तो जो कफिंग होती है या तो हार्ट बीट है तो उसको डॉक्टर इजीली चेक कर पाता है, और उसके अंदर से जो लब डब हो रहा है या उसके जो आवाज़ आ रही है वो सही है या उसके अंदर कफिंग है वो जान सकता है। उसके बदले अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले जो फाइबर ऑप्टिक्स जो है उसका यूजेस किया गया है, जिसका डायग्राम यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो ये जो छोटा सा डायग्राम आपको दिख रहा है दैट इज़ ए फाइबर ऑप्टिक्स का है, जिसकी वजह से एकदम क्लियर साउंड हम सुन सकते हैं। जनरली द सीलिंग ऑफ द कॉन्क्रीट हॉल्स, conference halls and cinema halls are covered with the sound after reflection reaches all corners of the hall as shown in figure 12.4। तो यहाँ पे हर एक को ये साउंड सुनाई दे तो ये साउंड बोर्ड
may be a place behind the stage, so that sound after reflecting from the sound board spread evenly across the width of the wall. यानी जहाँ पे लोकेशन जो है उसको अगर मैं सही तरह से सेट करूँ और ये कर्व्ड वाला राउंड बोर्ड क्रिएट करता हूँ, साउंड बोर्ड बोलते हैं, जहाँ पे से टकरा के ये एवरी लिसनर को ये सही तरह से सुनाई देता है। तो ये थिएटर के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं या स्क्रीन पे से आपको जो भी बताए जाते हैं, तो यहाँ पे ये टाइप के चीज़ होते हैं। हमारे रेंजिंग क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। 12.4 के अंदर रेंज ऑफ द हियरिंग, ये ऑडिबल रेंज जो होती है ऑफ द साउंड फॉर ए ह्यूमन, इसकी एक रेंज होती है, उससे कम की आवाज़ और उसके ज़्यादा की आवाज़ हम नहीं सुन पाते। दैट इज़ ए 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज होती है। तो ये 1 साइकिल पर सेकेंड। तो चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ ए 5 एंड सम एनिमल्स सच एज एन डॉग्स है कैन हियर अप टू ए 25 किलो हर्ट्ज तक की आवाज़ सुन सकते हैं। तो एज पीपल ग्रो ओल्डर, तो इनके जो बोन्स जो होते हैं उनके अंदर बदलाव आता है, थोड़े हार्ड होते हैं और ग्रेजुअली उनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो बिलो 20 हर्ट्ज की आवाज़ यानी इंफ्रासोनिक साउंड और ए इंफ्रा साउंड वो सुन नहीं पाते। इफ वी साउंड हियर इंफ्रा साउंड, यू वुड हियर द वाइब्रेशन ऑफ ए पेंडुलम जस्ट एज वी हियर द वाइब्रेशन ऑफ द विंग्स ऑफ ए बी। मधुमक्खी के जो पंख हिलते हैं ना और उसकी जो गुनगुनाहट होती है, वो बहुत सारी मधुमक्खियाँ एक साथ है तभी सुन पाते हैं। लेकिन सिंगल हनी भी अगर आपके घर के आगे से जाएगी तो भी अगर आपको आवाज़ सुनाई देगी, अगर आप 20 हर्ट्ज से नीचे का सुन पाते हो तो। राइनोसोर्स है कम्युनिकेट यूजिंग ए इंफ्रा साउंड, तो ये सबसे कम एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, ओनली 5 हर्ट्ज। ऐसे ही व्हेल एंड एलिफेंट produce a sound in the infrasound range. It is observed that some animal gets disturbed before a earthquake. Earthquake produce a low frequency infrasound before the main shock waves begins, which possibly alert the animals. तो एनिमल्स को उसी की वजह से कम फ्रीक्वेंसी वाले यानी इनसाइड द अर्थ क्रस्ट जो मूवमेंट होती है उनके बारे में पता चलता है। 20 किलो हर्ट्ज आर कॉल्ड एन अल्ट्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड इज प्रोड्यूस बाय एनिमल्स सच एज एन डॉल्फिन्स प्रोड्यूस करते हैं, बैट्स है, porpoise है, moths है, और a certain families have a very sensitive hearing equipments. These moths can hear the high frequency. Dolphins है, ultrasound is produced by animals such as a dolphin है, bats है, and a porpoise है, moth of a certain families have a very sensitive hearing equipments. तो उनके जो कान होते हैं बहुत ही तेज़ होते हैं। Higher frequency squeaks of the bat and know when a bat is flying nearby and are able to escape a capture. तो जो उनकी फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है ना कि अगर बैट वहाँ से गुजरे तो उनको पता चल जाता है और वहाँ से वो भाग जाते हैं। रेट ऑल्सो प्लेज ए गेम बाय प्रोड्यूसिंग ए अल्ट्रासाउंड। नाउ उसी के बेस पे अल्ट्रासाउंड के एप्लीकेशंस यूज़ किए जाते हैं। तो अल्ट्रासाउंड की सबसे पहले अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूँ तो कोई भी पार्ट क्लीन है कि नहीं, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं क्लीन करके उसको प्लेस किया जाता है। लाइक ए सॉल्यूशन एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स आर सेंड इनटू द सॉल्यूशन। ड्यू टू द हाई फ्रीक्वेंसी द पार्टिकल ऑफ द डस्ट, ग्रीस एंड डर्ट गेट डिटैच्ड and drop out, the objects thus get thoroughly clean. Ultrasound can be used to detect a crack. अगर कहीं पे भी हॉल है तो अल्ट्रासाउंड अगर मैं भेजता हूँ तो सामने डिटेक्टर लगाए, नीचे एक डायग्राम 12.16 में दिया है। तो अगर वो वहाँ पे से टकरा के रिटर्न आते हैं, अगर कहीं पे क्रैक हुई मेटल के अंदर तो वो ब्लॉक के अंदर से जब पास हो रहे होते हैं वहाँ से टकरा के जल्दी रिफ्लेक्ट कर देंगे, तो वो डिटेक्टर के पास जाएंगे नहीं। तो उसकी वजह से हम बॉयलर या बड़े कोई इंस्ट्रूमेंट है मेटल के तो उसके अंदर की क्रैक को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट ए ऑर्डिनरी साउंड और ए लॉन्गर वेवलेंथ कैन नॉट बी यूज फॉर सच पर्पज एज ये बैंड हो जाते हैं, टर्न मार लेते हैं, कॉर्नर्स ऑफ द डिफेक्टिव लोकेशन एंड एंटर्स द डिटेक्टर।
तो अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड अप ऑफ ए रिफ्लेक्ट फ्रॉम ए वेरियस पार्ट ऑफ द हार्ट एंड फॉर्म ए इमेज ऑफ द हार्ट। ये जो इमेज लेते हैं इसे इकोकार्डियोग्राफी बोला जाता है। तो अल्ट्रासाउंड स्कैनर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच यूज एज एन अल्ट्रासोनिक वेव फॉर गेटिंग इमेज ऑफ ए इंटरनल ऑर्गेन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो डॉक्टर में इमेज इन द पेशेंट्स ऑर्गेन सच एज एन लीवर है, गॉल ब्लेडर है, यूट्रस है, किडनी है, उसकी आप जो सोनोग्राफी करवाते हो उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। उसकी फ्रीक्वेंसी को अच्छी तरह से सेट करके वो आपके अंदर के पार्ट को अच्छी तरह से चेक कर पाते हैं। ऐसे ही ब्रेक स्मॉल स्टोन्स को अगर आपको ब्रेक करना है, तोड़ना है अगर किडनी के अंदर का, तो भी हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू से अबाउट ए नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट ए सोनार। द एक्रोनिम्स जो सोनार का फुल फॉर्म होता है उसको आपको याद रखना है, दैट इज़ ए साउंड, तो SO उसके अंदर से ले लिया। नेविगेशन तो NA एंड रेंजिंग, तो नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार इज अ डिवाइस दैट यूज फॉर ए अल्ट्रासोनिक वेव्स टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ ए अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। हाउ डज द सोनार कैसे काम करता है? तो सोनार कंसिस्ट ऑफ ए ट्रांसमीटर, डिटेक्टर होते हैं एंड इज इंस्टॉल्ड इन अ बोट और अ शिप। तो ये यहाँ से एक डिटेक्टर लगाया होता है और एक होता है ट्रांसमीटर। तो वहाँ से उसको पानी के अंदर ये वेव्स ट्रैवल करेंगे और टकरा के वो वापस जाते हैं। तो उसकी वजह से सी की डेप्थ मिलती है, यानी अगर टोटल डिस्टेंस अगर 2D ट्रैवल करेगा तो उसका हाफ करना पड़ेगा ना, जितने टाइम में उसको भेजा गया और वो वापस आएगा उसका हाफ, दैट इज़ ए V मल्टीप्लाई बाय T। तो ये मिलेगा मुझे 2D। तो ये मेथड से जितने डेप्थ में ये बोट ट्रैवल कर रही है उसका आइडिया मिलेगा। एट द सेम टाइम कुछ माउंटेन्स जैसे हार्ड रॉक अगर बहुत ही नज़दीक है तो उसके हिसाब से what person is able to change the direction। the above method is called ना इको रेंजिंग बोला जाता है। तो सोनार टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द सी एंड लोकेट अंडर वाटर हिल्स, वैली, सबमरीन, आइसबर्ग्स अगर बड़े बड़े हैं तो उसके लिए ये काम में आता है। ये सनकेन शिप के अंदर भी यूज़ किया जाता है। इसके पीछे एक सम्स दिया है कि एक 3.42 सेकेंड के बाद साउंड वापस आता है। सी वाटर इज 1531 मीटर पर सेकेंड से ये ट्रैवल कर रहा है। तो इसके लिए मैं कैलकुलेशन करूँगा। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द अल्ट्रासाउंड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय डेप्थ ऑफ द सी, दैट इज इक्वल टू 2D। D इज द डेप्थ ऑफ द सी, तो 2D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द साउंड मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो 1531 मल्टीप्लाई बाय 3.42, तो टोटल डिस्टेंस मुझे मिलेगा 5236। अब जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, तो 5236 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 2618 मीटर इज द डेप्थ ऑफ ए सी। अब ये जो डिस्टेंस दिया है वो मीटर में है, अगर मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो दैट इज़ ए 2.62 किलोमीटर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सम्स हो जाता है एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ द व्यू। नाउ एज मेंशन अर्लियर, बैट जो होते हैं वो भी अपने प्रे को यानी अपने खुराक को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करते हैं। वो अल्ट्रासोनिक साउंड छोड़ते हैं, वो टकरा के वापस आता है। उसके पीछे बैट को अंधेरे में भी अपना फूड कितने डिस्टेंस पे है उसके बारे में पता चलता है और वो इजीली प्रे को कैच कर पाता है। नाउ लेट अस सी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर। तो यहाँ पे जो बीच का पार्ट है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनली हम जाए तो कोचेला के बिल्कुल पास आती है ऑडिबल नर्व। कोचेला जो होता है दैट इज़ ए मेन पार्ट विच इज़ हैविंग ए कनेक्शन विथ ऑडिटरी नर्व। उसके पास आता है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन और ए ईयर ड्रम होते हैं। उसके अंदर के जो पार्ट होते हैं इसमें एनविल, हैमर और स्टीरअप होते हैं। ऑडिबल कैनाल के थ्रू
वेव्स अंदर जाते हैं और साथ में स्टेचियन ट्यूब जो होता है वो साउंड को मल्टीपल करने के लिए काम में करता है। तो इसको टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक इनर ईयर जिसके अंदर कोचेला, ऑडिटरी नर्व्स, ओवल विंडो, स्टीरअप, एनविल और हैमर इंक्लूड किया जाता है। मिडल ईयर के अंदर आ जाता है स्टेचियन ट्यूब और ऑडिटरी कैनाल को हम कवर करते हैं कुछ पार्ट। आउटर ईयर दैट इज कंटेनिंग ए पिन्ना का मेन काम होता है दैट इज टू कलेक्ट द साउंड वेव्स। ये साउंड वेव कलेक्ट करके साउंड को पासिस थ्रू दी ऑडिटरी कैनाल। एट द एंड ऑफ द ऑडिटरी कैनाल देयर इज ए थिन मेम्ब्रेन, तो उसको ईयर ड्रम और ए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास लेके जाएगा और वहाँ पे कंप्रेशन ऑफ द मीडियम रीचेस द ईयर ड्रम एंड प्रेशर ऑन द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इंक्रीज। बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर मेंटेन करना है। ये मेंटेन तो है ही, तभी हम हमारी बॉडी का बैलेंस रख पाते हैं। जैसे ही बाहर से साउंड आएगा एक धड़कन प्रोड्यूस होगी, ये अंदर की तरफ जाएगी और उसके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होगी। तो वहाँ पे 3 बोन दिए हैं, उनके नाम है हैमर, एनविल एंड स्टाइरअप। ये मिडल ईयर का पार्ट है। तो मिडल ईयर ट्रांसमिट द एम्पलीफाइड प्रेशर वेरिएशन रिसीव फ्रॉम द साउंड वेव टू द इनर ईयर। In the inner ear, the pressure variations are turned into a electrical signal by the cochlear. तो कोचेला के पास जाते ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स will be sent to the brain via the auditory nerve and brain इसको इंटरप्रेट करके हमें साउंड कौन सा है उसके बारे में बताता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। होप यू हैव एंजॉय दिस सेशंस। तो इसके बाद व्हाट यू हैव लर्न और उसके कुछ फॉर्मूला जो है इसके अंदर सोनार और जो आप ईयर के इंटरनल पार्ट्स के बारे में पढ़े उसको आपको अच्छी तरह से लर्न करना है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और एनी डाउट प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस। थैंक यू।